Hello friends, welcome to my YouTube channel Educational Sanjeevani. Myself Rishabh Singh, and today we are discussing about second applications of Gauss's law. What is second application of Gauss's law? So that is electric field intensity due to infinite uniformly charged non-conducting sheet या फिर बोले तो प्लेट. ठीक है, तो अपना सेकंड गाउसेस जो एप्लीकेशन है वो अपन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के अंदर. अब प्रीवियस पार्ट की बात करो तो प्रीवियस पार्ट में आपने जो फर्स्ट गाउसेस लॉ था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप याद रखोगे इस साल के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है. और ये जो आपका सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट है इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज, ये आपकी ना 2018 के अंदर आई हुई है. ठीक है, 19 के अंदर, सॉरी 19 में ये पूछी हुई है. तो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट डेरिवेशन था आपका, यानी फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन था गाउसेस लॉ वाला, इंपॉर्टेंट है. और उसके बारे में आपको बता दूं तो आपने इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज क्या लिया था, लीनियर चार्ज लिया था. और उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो तो आप डायरेक्शन भी निकालते हो. डायरेक्शन आती है रेडियली आउटवर्ड, है ना, अलोंग ओपी आप बोल देते हो. और उसके बाद में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हो तो आप बहुत सी टर्म्स देखते हो और मैंने हिंट में आपको लिखवाई भी थी, उन्हीं को फॉलो करते हुए जब आप आगे चलते हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है E = 2k लैम्डा अपॉन r, वेयर जो लैम्डा है दिस इज charge density, linear charge density and the r distance from the observation point. ठीक है, और उसके बाद में अपन ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. जो डिस्टेंस आती है स्मॉल r उसकी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ग्राफ भी देख लेते हैं, कर्व्ड ग्राफ उसका आ जाता है. ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन आगे. जो अपना सेकंड एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करते हैं. सेकंड एप्लीकेशन दिखाया आपको. चलो अब इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था. एक नंबर का आ सकता है तो आपको ऐसे लिख देगा, राइट द वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट. आपको केवल वैल्यू लिखनी है और किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा वो बता देता हूं आपको कैसे आएगा. तो आपको वैल्यू लिख के आनी है तो आप क्या लिखोगे, बोलो. आप लिखोगे E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. sigma upon 2 epsilon naught. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला. ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए. ठीक है, और यही नहीं रुकना आपको, यहां पे आप लिखोगे भी वेर लगा के, क्या लिखोगे बोलो. आप लिखोगे क्या, किसी सिग्मा जो है, सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी. जो सिग्मा है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 8.85 × 10⁻12. यह सभी को पता होता है. ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसके नीचे वेर एप्सिलॉन नॉट पे आप देख लेना, यहीं तक आपको लिख के आना है. ठीक है, लेकिन अगर 4 मार्क्स का डेरिवेशन आता है तब आप क्या करोगे, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला अगर डेराइव करने के लिए आ जाए तब आप क्या करोगे. तो अपन अब इसका क्या देख लेते हैं, डेरिवेशन देखे लेते हैं. देखो मैं इसे अब रफ कर देता हूं. ये वाला फॉर्मूला अपन डेराइव करेंगे. अब ये डेराइव कैसे करेंगे वो आप देखोगे. तो आप हेडिंग डाल दोगे ऊपर छोटी सी, क्या, डेरिवेशन. ठीक है, और उस डेरिवेशन में फर्स्ट हेडिंग अपन देखते हैं क्या होगी. तो अपन फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं. हाँ देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या निकालेंगे, इसके डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. जैसे अपन ने फर्स्ट गाउसेस एप्लीकेशन में निकाली थी वैसे इसके लिए भी अपन निकालेंगे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट मैं बोल देता हूं क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फाइंड आउट कर लेंगे क्या, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, चलो
हाँ, तो इसकी डायरेक्शन आप फाइंड आउट करोगे। तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप देखोगे। सबसे पहले मैं बनाता हूं नॉन कंडक्टिंग शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज और लॉन्ग है, वो बहुत ही इनफाइनाइट लॉन्ग है, और वो मैं बना लेता हूं। तो देखो आपको बेसिकली पता होगा, ये मैंने बातें आपको बताई थी फर्स्ट चैप्टर में कि कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर चार्ज क्या करता है, जिसके अंदर चार्ज फ्लो होता है, मूवमेंट करता है, उसी में करंट पास आउट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप कहोगे कंडक्टर क्या है, जिसके अंदर क्या वो चार्ज है वो फ्लो कर जाएगा। फ्लो क्यों करता है, ड्यू टू ऑन रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या करता है वो चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। अब नॉन कंडक्टर के अंदर क्या होता है, नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज है वो फ्लो नहीं करता है। चार्ज फ्लो क्यों नहीं करता है, क्योंकि आप जैसे ही नॉन कंडक्टर को चार्ज देते हो, जहां भी आप चार्ज होंगे वहां ही वो क्या आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो नॉन कंडक्टर और कंडक्टर में बेसिकली फर्क क्या है, तो कंडक्टर के अंदर तो क्या होगा, चार्ज है वो फ्लो होगा, क्यों, रिपल्सन फोर्स की वजह से। लेकिन नॉन कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो तो जिस पोजीशन पे आप चार्ज दे रहे हो उसी पोजीशन के ऊपर रेस्ट कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं शीट बना लेता हूं, यहां देखोगे सारे ये मैंने बना लिया है शीट। अब आपको पता है इनफाइनाइट लॉन्ग है, दैट मींस ये जो एंड्स है, मैंने शीट का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो एंड्स है वो कहां की तरफ टेंड कर रहे हैं, आप बोल सकते हो ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ठीक है। चलो हाँ, और इसी का मैंने एक पार्ट लिया है जिसे मैं बोल देता हूं ए बी सी एंड डी, ठीक है, समझ पा रहे बातों को। और अब मैंने इसे क्या दिया है, चार्ज दिया है। कौन सा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है यहाँ पे इसके पास में, ये देखो मैंने इसे दे दिया ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये यूनिफॉर्मली क्या हो गई, चार्ज हो गई, और जहां पे मैंने चार्ज रखा है वो वहीं का वहीं रह गया। देखो इनके नीचे रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा। अगर सपोज करो कि ये कंडक्टिंग शीट होती तो चार्ज क्या होता, फिर स्प्रेड होता, फैलता, रिपल्सन फोर्स की वजह से अब केवल कहां आ जाता, आउटर सरफेस के ऊपर आ जाता। ये वाला चार्ज क्या है, ये फैलता यहां आ जाता, ये वाला चार्ज इधर आ जाता। ऐसे चार्ज केवल आउटर सरफेस पे ही रहता। लेकिन एक नॉन कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज है वो मूवमेंट नहीं करता। आपने चार्ज लिया, इसे दिया, वो वही का वही किस पोजीशन में आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया है बताओ, ये मैंने बनाई है इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट, दिखाई दे रही होगी आपको। चलो हाँ, तो ये हो गई इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट हो गई, कौन सी, ये वाली। अब इसमें भी मैंने एक पार्ट कंसीडर कर लिया, कौन सा, ए बी और सी और डी। इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत बड़ी है ऐसे ये, और रखी कैसे हुई है, तो देखो आपको ऐसे लग नहीं रहा कि ये है ना इनफाइनाइट, ये ऐसे रखी हुई है, कैसे, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे रखी है ये, है ना। आपको इसका साइड भी दिख रहा है, इसका फ्रंट व्यू आपको थोड़ा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे रखी हुई, ठीक है ना। चलो, तो ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। क्या पता चलेगा, नॉन कंडक्टिंग है कि कंडक्टिंग है, क्योंकि ये चार्ज है ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। आपको क्या बोलेगा, मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये चार्ज मूवमेंट करके इस आउटर सरफेस, इस वाले आउटर सरफेस पे आ जाएगा, नहीं ये रिपल्सन की वजह से यहां आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो, देखो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब आपने चार्ज दिया था, याद करो, अगर ये चार्ज यहां आ जाए, ऐसे दिख रहा है कि सारों को, तो ये वाली कंडीशन में क्या हुआ, चार्ज मैंने यहां दिया लेकिन वो रिपल्सन फोर्स की वजह से आउटर सरफेस चला गया, जितना ज्यादा दूर जा सकता है वो उतना वो दूर चला गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये नॉन कंडक्टिंग शीटें हो गई आपकी। अब देखो अपन आगे चल देते हैं, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूं, इस शीट से ये मैं इसका एक सेंटर पॉइंट लेता हूं, हाँ। तो
मैं कंसीडर करूंगा क्या, पॉइंट P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P एट विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अपन यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट P के ऊपर, जो किस डिस्टेंस पे है, जो इस शीट के सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पे, ठीक है। चलो अब आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें कैसे फाइंड आउट करते थे, इस शीट का जो आपने पार्ट लिया है AB, इस पे छोटे छोटे अपन क्या लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे। अब पता है आपने सिमेट्रिकली इसे क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देख सकते हो आप, एक अपर साइड में और एक लोअर साइड में। तो एक अपर साइड में एलिमेंट कंसीडर करोगे, एक लोअर साइड में आप क्या करोगे, एलिमेंट कंसीडर करोगे। तो देखो मैं एक यहाँ एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये देखो। अब बताओ ये जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ये लेंथ वाला एलिमेंट होगा कि एरिया वाला, क्योंकि आप सभी को पता है देखो ये एरिया वाला होगा। देखो कैसे, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है और इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा। क्या है, सिग्मा। तो मैंने ये बताया था आपको, शीट के केस में सिग्मा ही काम में आएगा, क्यों, 2D स्ट्रक्चर है, क्या है, 2D स्ट्रक्चर, और इसका एरिया होगा, इसलिए यहाँ पे क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, काम में आएगी। तो यहाँ मैंने एक एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ऐसे एक लोअर साइड में भी अपन क्या करेंगे, एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसका जो एरिया है वो भी DA होगा, इस वाले का एरिया भी क्या होगा, DAB होगा, ठीक है। और दोनों ही है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। चलो अब ये वाला जो है, इसे फर्स्ट आप सपोज कर लो, उसे क्या कर लो, सेकंड आप सपोज कर सकते हो। ये फर्स्ट एलिमेंट है, वो क्या है, सेकंड एलिमेंट है। एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्स आर DA एंड DA, तो इक्वल एरिया इनका हो गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, DE1, और ये वाला जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, DE2। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता है आपको, पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मींस ये रिपल करेगा, ठीक है क्या। तो ये इसका बेसिकली क्या हो गया, तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिसे मैं बोल रहा हूं DE और 1, ठीक है ना। अब नीचे वाले का भी आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लोगे, और वो आ जाएगा ऐसे, ये कौन सा हो जाएगा, DE और 2, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बताओ नेट कैसे निकालेंगे, तो नेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, या फिर क्या लगा दो, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ओनली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप इसके क्या कर लोगे, फिर इसके कंपोनेंट्स आप कर लोगे। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। तो आप लिखोगे इसके जो 2 कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड इसके भी दो होंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये वाला इसे कैंसिल आउट करेगा, सभी को पता है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड ही आएगा, जो अपना कल आया था E नेट की डायरेक्शन तो यही होनी है, ठीक है। चलो अब बताओ इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, आपको पता है, अगर ये एंगल थीटा मैं सपोज करूं, ये वाला एंगल भी मैं क्या ले लूं, थीटा सपोज कर लूं, ये वाला एंगल भी थीटा ले लूं, और ये वाला एंगल भी थीटा। कैसे, तो ये दोनों थीटा है, तो अपोजिट एंगल से ये वाले भी क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, ठीक है। इस DE2 का, इस DE2 का ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, तो आपको पता है ये आ जाएगा DE2, कौन सा, साइन थीटा, और ये वाला आ जाएगा DE2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि विद थीटा इज cos एंड अनदर इज sin। थीटा के साथ वाला cos होता है, और थीटा के साथ में होता वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, वो होता है अपना sin। ऐसे ये क्या आएगा बोलो, ये आ जाएगा DE1 sin थीटा, और दिस इज DE1 cos ऑफ थीटा,
ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट्स आपने निकाल लिए यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट्स को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्यों? ड्यू टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इक्वल मैग्नीट्यूड क्यों है, अपोजिट डायरेक्शन तो दिख रही है, एक उस साइड है एक नीचे की साइड, अपोजिट तो है, लेकिन इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम, दोनों की इससे डिस्टेंस सेम, तो फाइंड आउट करोगे k/r² से तो सेम ही आना है ये, तो ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड आया, आप बोलोगे इस साइड, तो इससे रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं क्या, अवे फ्रॉम दिस स्लिट, ये भी बोल सकते हैं, या फिर अलोंग ओपी, अलोंग ओपी भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। थ्योरी इसकी सेम हो जाएगी उसकी तरह जो मैंने आपको कल इसकी थ्योरी बताई थी। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाके देख सकते हो, उसमें जो मैंने आपको थ्योरी बताई है सेम वही थ्योरी आप इसके अंदर भी आप लिखोगे, ठीक है ना। तो आप वैसा सेम लिख दोगे। थोड़ी बहुत हिंट मैं दे देता हूं कि आपको चेंजेस करने हैं। सपोज एन इनफाइनाइट लॉन्ग वहां लिखते थे, वायर यहां लिखोगे आप इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट, वहां क्या लिखते थे आप, लीनियर चार्ज लिखते थे, नॉन कंडक्टिंग शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, वहां लिखते हो आप क्या, अब तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां लिखोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस अनसीट, ये आप वहां भी लिखते थे, यहां भी आपने लिख दिया, वहां चार्ज आ था लीनियर चार्ज, यहां जाएगा नॉन कंडक्टिंग शीट। फिर आप लिख दोगे क्या, फॉर दिस पर्पस वी कंसीडर दो, है ना, यहाँ पे कौन से दो आप क्या करते हो, एरिया एलिमेंट, वहां पे लेंथ एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया DA, ठीक है ना, और इक्वल डिस्टेंस पे O पे, ठीक है। फिर आप ये लिख दोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीस एरिया एलिमेंट्स आर DE1 एंड DE2 एट पॉइंट P, ठीक है। DE1 और क्या आ जाएगी, DE2 आ जाएगी। डायरेक्शन भी शो कर सकते हो इसकी, जैसे अगर मैं इसे 1 मानूं इसे 2 मानूं तो 1 से P की साइड हो जाएगी, 2 से P की साइड हो जाएगी, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इतना लिख दोगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीस एरिया एलिमेंट्स आर DE1 एंड DE2 रेस्पेक्टिवली। फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, आप क्या करोगे, रिसोर्ट दीज इंटेंसिटी इनटू देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। फिर आप लिखोगे वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ दीज इंटेंसिटीज आर कैंसल आउट टू ईच अदर ड्यू टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, व्हाइल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर एडेड अप ड्यू टू सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be along OP direction या फिर रेडियली आउटवर्ड, ये इसकी क्या हो जाएगी, थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट, सेम वैसा ही था, कोई ज्यादा इसमें खास चेंजेस नहीं है, तो ये आप देखोगे। अब अपन चल देते हैं इसमें सेकंड पॉइंट पे, आप इसके चल देते हैं, ये आपकी आ गई है क्या, डायरेक्शन। अब अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, तो अब अपन फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड, जो आपको फॉर्मूला मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, क्या आएगा बोलो, तो आप सभी को पता है फॉर्मूला, मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या, तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं अपन। तो सेकंड जो अपनी हेडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी कौन सी हेडिंग, सेकंड हेडिंग, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका डायग्राम बना देंगे। इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो आप क्या लिखोगे, डायग्राम, तो इसका अपन डायग्राम बना लेंगे। इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो आप देखोगे। देखो
मैंने आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हिंट लिखवाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या ड्रॉ करते हो, चार्ज को ड्रॉ करते हो। तो देखो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग क्या है, शीट है। वो ही देखो हिंट के अंदर जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसी को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो चलो अपन बना लेते हैं क्या, ये हो गई आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट हो गई, ठीक है। चलो तो ये आपके पास है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, जो कैसे ऐसे, ठीक है। और ये देखो इसके जो एंड्स हैं वो टेंड कर रहे हैं किस साइड, ये इंफिनिटिव की साइड। इसका मतलब मैंने इसका भी एक छोटा सा पार्ट है वो कंसीडर किया है। हाँ देखो ये वाला पार्ट, ये एंड है ए बी एंड सी और डी, यानी एबीसीडी पार्ट मैंने क्या किया है, इसका कंसीडर किया है। इनफाइनाइट नॉर्म में से भी एबीसीडी। अब आप कहोगे सर पूरा काम में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि पूरा काम में आएगा नहीं। आप देख लेना लास्ट में फॉर्मूला आता है, क्या आता है, ई अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस यहाँ पे एरिया का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और ये जो आपकी शीट है वो कैसे चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। चलो ये आपने देख लिया। ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है आपके पास, नॉन कंडक्टिंग शीट है। और हैविंग लीनियर चार्ज नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है, ठीक है। चलो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बना देता हूं, देखो ये वाला पॉइंट हो गया आपका P, और ये किस डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। शीट कैसे है, तो शीट आपको मैं बता देता हूं, एक बार देख लो आप। ये जो शीट है आपकी वो ऐसे है, कैसे, ऐसे, ठीक है ना। आपकी शीट रखी है वो कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और पॉइंट P आपका ये रहा, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस साइड है तो पॉइंट P, तो इस साइड भी आप कंसीडर कर सकते हो, सही ना। मैं ऐसे बनूंगा 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम दी सीट। तो 10 सेंटीमीटर किस साइड होगा, 10 सेंटीमीटर इस साइड भी आप ले सकते हो और आप इस साइड ले सकते हो। तो आप ऐसे बोल सकते हैं नियर दी सीट, नियर का मतलब पास। इसके पास में जो पॉइंट P है, अब वो इस साइड भी हो सकता है और उस साइड भी हो सकता है, दोनों साइड अपन ले सकते हैं, ठीक है। चलो अपन देख लेते हैं। तो यहां मैं अब क्या करूंगा, मैंने क्या किया है बताओ, मैंने ये चार्ज है वो ड्रॉ कर लिया। उस चार्ज को ड्रॉ करने के बाद में अपन करते हैं सुटेबल गाउसियन सरफेस, अपन क्या बना लेते हैं। और आपको पता है शीट के लिए गाउसियन सरफेस कैसी ड्रॉ होती है, सभी को पता है कैसे, सिलेंड्रिकल। ये बातें अपन ने पहले ही कर ली थी, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या बना लोगे, सुटेबल गाउसियन सरफेस बना लोगे। तो देखो ये सिलेंड्रिकल ठीक है ना। पॉइंट P मैंने कहा था कि सरफेस के ऊपर आना चाहिए, आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलो डायग्राम को बहुत ही नीट और क्लीन बनाना है, ठीक है। ये और इस साइड भी आप सेम, हाँ ठीक है। अब ये इस साइड क्यों लिया मैंने बताओ, क्योंकि पॉइंट P है उसकी दोनों ही सिचुएशंस क्या होंगी, है ना, अपन कंसीडर कर सकते हैं आउटसाइड में भी और इस साइड में। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं आउटसाइड में भी और ये पीछे की साइड में भी, ठीक है ना। तो ये दोनों ही कंसीडर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, दिख रही होगी आपको। ये क्या है,
सिलेंड्रिकल जीएस गॉसियन सरफेस, ठीक है। और हैविंग लेंथ इज 2r, देखो r तो इस साइड है और r क्या है उस साइड, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसके लिए जो लेंथ है वो कितनी है 2r। चाहो तो इसकी रेडियस भी आप सपोज कर लेते हो, बाकी रेडियस का कोई काम नहीं, रेडियस आप बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो हाँ, तो ये आपकी होगी। अब बताओ कि थर्ड जो पॉइंट है उसमें अपन क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में अपन एरिया वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसमें कितने एरिया वेक्टर होंगे, तो आप कहोगे इसमें कितने एरिया वेक्टर होंगे, इसमें 3 एरिया वेक्टर होंगे। सिलेंड्रिकल सरफेस में 3 होते हैं, 4, एक तो देखो ये वाला सर्कुलर पार्ट, ये वाला अदर सर्कुलर पार्ट, और एक ये वाला कौन सा कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो 3 एरिया वेक्टर होंगे। पॉइंट भी मैंने बना ही दिया, आर मैंने ये बना ही दिया, ठीक है। चलो ये वाली डिस्टेंस की हो जाएगी कितनी, आर, इक्वल डिस्टेंस लेनी है आपको, ठीक है। चलो हाँ, अब आप इसमें क्या करते हो, 3 एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हो। पहले इस सरफेस का एरिया एलिमेंट छोटा सा, यहां ये देखो, थोड़ा सा मैं डार्क कर दूंगा जिससे आपको क्लियरली ये दिखाई दे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट, ठीक है। ये वाली सरफेस है S1, ये वाली सरफेस है S2, और ये वाली सरफेस ले लेते हैं यहाँ पर S3, ठीक है ना। ये वाली सरफेस कौन सी हो जाएगी, S3, ठीक है। चलो तो ये इसका एरिया एलिमेंट हो गया। सही कैसे है, सीट देख लोगे आप, सीट ऐसे है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये वाला पॉइंट P हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो अभी आपने देखा भी था रेडियली आउटवर्ड, तो ये किसकी डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक आपका फील्ड। बोलो यहां तक ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया आपने और एरिया वेक्टर आपने शो कर दिया, और थीटा भी साथ में लिख दो, थीटा इज इक्वल टू 0 S1 सरफेस के लिए। अब चल लेते हैं S3 के लिए, तो यहां मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूंगा। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सभी को पता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ले ली मैंने। आउटवर्ड मैंने कहा था ना, इनवर्ड नहीं लेनी है आपको 3D स्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये आ गया आपका क्या, एरिया वेक्टर। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी। आपको याद हो तो एक न्यूमेरिकल किया था अपन ने, और उस न्यूमेरिकल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज इस साइड थी। आप देख लेना उस न्यूमेरिकल को। उस न्यूमेरिकल में इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज यही थी। इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉइंट P मैं यहां लूंगा तो इससे अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और अगर मैं यहां लूंगा तो भी इससे अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अरे सही है, अगर पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, ये सपोज मुझे पॉजिटिव चार्ज यहां देखूं तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इससे दूर ही है, और यहां देखूं तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो इससे भी रेडियली आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन आएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, अवे दूर की साइड। और यहां देख लो, यहां भी आप क्या करोगे, ये मैंने एक छोटा एरिया ले लिया एलिमेंट, जिसका एरिया मैं लिख रहा हूं ds, एरिया वेक्टर हो गया इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां देखोगे आप, चाहे इस साइड शो कर दो चाहे इस साइड शो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेडियली आउटवर्ड ही लोगे तो ये आ गई रेडियली आउटवर्ड। उस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो ये आपकी हो गई। यहां लिखोगे आप नॉन कंडक्टिंग शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, ये इसका क्या हो गया, तो यहां आप लिखोगे ये इसका फर्स्ट हेडिंग हो गई डायग्राम, ठीक है। अब इसकी और उसकी थ्योरी सेम ही हो जाएगी क्या, टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आप क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ 2r। आप 2r लेंथ की, देखो r इस साइड और r उस साइड, 2r लेंथ की क्या कर लेते हो, एक गॉसियन सरफेस जो है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, उसे आप सपोज कर लेते हो। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप इसके अंदर ऐसे लिखोगे क्या कि
वी कैन डिवाइडेड दिस सरफेस इनटू 3 पार्ट्स, अपन 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेंगे। फिर आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे S1, या आप ऐसे लिख सकते हो सर्कुलर लेफ्ट साइड या राइट साइड में आप इसे डिवाइड कर सकते हो, राइट साइड सर्कुलर पार्ट या सर्कुलर सरफेस S1, लेफ्ट साइड है ना सर्कुलर सरफेस S3 एंड द कर्व्ड सरफेस S2। ये बातें वहां भी आपने लिखी थी, यहां भी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब आप देखो यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम द गाउसियस लॉ। अब अपन क्या करते हैं, गाउसियस लॉ लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, अब आप यहां लिख दोगे क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, तो सबसे पहले एक बात और अपन कर लेते हैं, वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एक बात अपन और करेंगे, क्या, यहां आप बताओ टोटल चार्ज कितना आएगा बाउंडेड बाय दिस सरफेस, समेशन क्यू की वैल्यू। ये जो गाउसियन सरफेस है वो कितना चार्ज है वो बाउंड कर रही है, तो आपको पता है इस सरफेस का जो एरिया है वो S अपन लेंगे, सभी को पता है S को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एरिया S है। और आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं टोटल चार्ज, सिग्मा इंटू S से। याद करो मैंने बताया था आपको कि सिग्मा अपॉन A वो क्या होता है, वो आने सिग्मा अपॉन ए नहीं सॉरी क्यू अपॉन ए वो क्या होता है, सिग्मा होता है, आप सभी को पता है। तो जब भी आपको 2D स्ट्रक्चर दे रखी हो और चार्ज फाइंड आउट करना हो और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन हो, तो आप क्या करते हो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा इंटू ए। वॉल्यूम के केस में रो इंटू वी और लेंथ के केस में लेमडा इंटू एल, वो आपने कल देख लिया था, ठीक है। तो आप यहां लिख दोगे समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू ए, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी, ये आप एक छोटी सी लाइन बीच में लिखोगे क्या, यहां इसे लिखने से पहले टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी गाउसियन सरफेस समेशन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर लिखोगे आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गाउसियस लॉ, फ्रॉम गाउसियस लॉ, बोलो आप कहोगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सभी को पता है यही होता है। हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो टोटल है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आपको पता है कि आपने तो इस गाउसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो अलग अलग पार्ट्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका सम करना पड़ेगा, तब अपना नेट आएगा। तो आप नीचे क्या लिख दोगे, फॉर, यहां लिख दोगे आप फॉर ऑल 3 सरफेसेस, यानी S1 S2 S3 की बात चल रही है, तीनों सरफेस के लिए आप क्या लिख सकते हो, देखना मैं लिख दूंगा इंटीग्रल लगा दूंगा साइन, यहां लिखूंगा S1 E डॉट ds। देखो ये सारे इक्वल हैं, तो यही पार्ट में काम में ले रहा हूं। उसके बाद में S2 सेम चलेगा जैसे फर्स्ट आपने एप्लीकेशन में किया वैसा ही, E डॉट ds एंड S3 E डॉट ds इज इक्वल टू समेशन क्यू की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से सिग्मा इनटू ए। अब देखो एक बात आप ध्यान रखोगे, सिग्मा ए नहीं, एरिया को अपन एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिग्मा इंटू एस बोलूंगा मैं यहाँ पे, क्या बोलूंगा, सिग्मा इंटू एस, ठीक है, क्योंकि एरिया अपन क्या लेके चल रहे हैं एस से नहीं कि ए से, तो सिग्मा इंटू एस और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नीचे आप लिखोगे थीटा की वैल्यू किस किस के लिए कितनी है, तो आप लिखोगे फॉर S1 सरफेसेस थीटा इज इक्वल टू 0, फॉर S2 सरफेस थीटा इज इक्वल टू 0 90 एंड फॉर S3 सरफेस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना, तीनों की ना एंगल की वैल्यू मैंने लिख रखी है। तो यहां देखो जब ये आप डॉट प्रोडक्ट लाते हो तो आपको पता है कोस आ जाता है, दैट मींस S1 इंटीग्रल ऑफ S1 E ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। S2 के लिए बोलो
इट इज ऑल्सो 0। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक स्टेप खाली है, पहले आप थीटा में कन्वर्ट करते हो फिर आप थीटा लिखते हो, वो आप सभी को पता है, मैंने सिखा रखा है, नोट्स आपके पास अवेलेबल है। हाँ, S3 EDS कोस ये 90 था और कोस ऑफ 0 इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो बताओ ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, क्यों? ये वाली टर्म 0 हो जाएगी ड्यू टू cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 90 की वजह से ये वाली टर्म क्या होगी 0। cos 0 की वैल्यू 1 और ये वाले cos 0 की वैल्यू भी क्या 1। दैट मींस ये वाले दोनों ही क्या रिमेनिंग पार्ट रहेगा। तो आप देख लोगे यहां पे आप लिखोगे S1, बोल दो S1 कौन सी सरफेस है। देखो आप S1 और S3 सरफेस दोनों ही क्या है, सर्कुलर है, यानी दोनों का एरिया सेम है। अरे ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस तो क्या है, सेम ही है, दोनों सर्कुलर है और उनका एरिया क्या होता है, सेम। आपको पता है सिलेंडर में ये वाला जितना एरिया उतना ये वाला भी होगा। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, E को आप बाहर निकालते हो, ds का इंटीग्रल करोगे तो बोले तो S ये आ जाएगा S प्लस E इंटू इसका ds। देखो इसके लिए भी मैंने ds का इंटीग्रल S ही लिखा है और इसके लिए भी मैंने S क्या लिखा है, S। देखो पहले आप E को बाहर निकालोगे फिर आप इंटीग्रल करोगे। ठीक है ना, तो एक स्टेप मैंने और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो E इंटू S और E इंटू S और E इंटू S क्यों लिखा दोनों के लिए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में E है, इस ds का इंटीग्रल S होगा और इसका एरिया अगर S है तो इसका एरिया भी क्या है S, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा S आ जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया 2ES, 2ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाले S से ये वाला S यानी एरिया है वो कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस E की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा, ये 2 साइड चला जाएगा तो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका क्या आ चुका है बोलो, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात पता चली होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखो ये जो छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्ट है, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे आगे जाने के बाद 12th पास आउट होने के बाद, तो ये बातें बड़ी काम में आती है क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल पोर्शन आता है और लॉजिकल जो पोर्शन होता है, जो अपन ऐसे बोलते हैं कि जो डेरिवेशनल या फिर न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो आप फिर भी ढंग से कर लेते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। दैट मींस अगर इससे 5 सेंटीमीटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो भी है ना, जैसे सपोज कर लो 10 आ रहा है तो 10 सेंटीमीटर निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप कितने भी डिस्टेंस ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, इस साइड और उस साइड। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी। किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज, और उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ठीक आप ऐसे लिख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली infinite uniformly charged non-conducting sheet is directly proportional to surface charge density, that means sigma। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो E proportional to sigma। ये आपका हो गया क्या, जो सेकंड गाउसियस एप्लीकेशन था। देखो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, यही आया था ना उसमें। ठीक है, ये आपने डेरिवेशन कर दिया। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ टर्म्स और हैं वो अपन कर लेते हैं, तो आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लोगे इसे। हाँ, अब इसमें आपको 2-3 बातें मैं और बता देता हूं जो आपके काम में आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें देख लेते हैं कि इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर जो फॉर्म है वो अपन देख लेते हैं। तो देखो वेक्टर फॉर्म में मैं इसे लिखूंगा E वेक्टर। पहले इसका मैग्नीट्यूड जो आपने पहले फाइंड आउट कर लिया, फिर इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन पता नहीं है, एन कैप से मैं लिख देता हूं। एन कैप क्या है, एन कैप, एन कैप क्या है आपको पता है, डायरेक्शन शो करता है यूनिट वेक्टर। जब आपको पता ही नहीं हो
हेल्प लेने के लिए आपके पास कोई है ना ऐसी है ना कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे देखो आपने पढ़ा है एक्सियल लाइन वाले में, एक्सियल लाइन वाले के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए डायपोल मोमेंट यानी पी की हेल्प लेते हो, लगा देते हो पी कैप, यानी जिस साइड पी है उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यहाँ आपके पास ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि मैं ऐसे बोलूं कि जिस साइड ए है उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं एक क्या ले लेता हूं, मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर काम ले लेता हूं, सिंपल सा एन कैप। तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है और कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म इसकी हो गई। ठीक है, यहां लिख लेना आप एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द शीट। देखो शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ये एन कैप है। देखो भाई अपन हेल्प ही तो लेते हैं, तो इस शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, एन कैप है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अरे आई ना, ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। ये खुद जिस साइड है उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो ये खुद किस साइड है, तो आप देखो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर और इन द डायरेक्शन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, चलो अब अपन आगे चल देते हैं मीडियम में। ये मैंने आपको सिखा रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है एप्सिलॉन आर। तो बताओ वैल्यू क्या आएगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल एप्सिलॉन आर। यहां लिखोगे m मीडियम। ठीक है, क्या ये सभी को पता है, मैंने बता रखा है। एप्सिलॉन नॉट को किसे है ना आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर से। तो मीडियम में ये है ना कन्वर्ट हो जाता है, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन किसको डिनोट करता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे भी कर दो, एक ही बात है। ठीक है, और लास्ट इसका अपना ग्राफ हो गया। क्या हो गया इसका ग्राफ, ग्राफ किसके बीच में, तो आप लोग लिखोगे, हेडिंग हो जाएगी द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड अपन डिस्टेंस में भी देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां लिखोगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है सिग्मा के, लेकिन डिस्टेंस के तो है ना ये प्रोपोर्शनल है ही नहीं, डिस्टेंस में तो डिपेंड नहीं कर रहा। देखो पावर मैंने 0 लिखी है, पावर 0 का मींस क्या है, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। r की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो देखो आप ग्राफ देख लोगे, अगर मैं y एक्सिस के अलोंग y एक्सिस के अलोंग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लूं और x एक्सिस के अलोंग में क्या ले लूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट, तो आपको पता है ये क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और एक ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा किस किस में, डिस्टेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप देखोगे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग, और दिस इज डिस्टेंस, ये r, ये वाला डिस्टेंस इसमें और इसमें। तो होता है डिपेंड करता ही नहीं है, और डिपेंड नहीं करेगा दैट मींस अगर e की वैल्यू 10 है तो क्या रहेगी, 10 ही रहेगी ऑलवेज। ठीक है ना, तो देखो यहां सपोज लो ये e की वैल्यू, देखो y एक्सिस के अलोंग किसकी वैल्यू, e की, और वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये किसकी वैल्यू है, e की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको पता है डिपेंड नहीं करता, तो जितनी ये वैल्यू उतनी रहेगी, r की वैल्यू कितनी भी हो जाएगी। देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे कैसे, एकदम ऐसे। ठीक है, देखो यहां देखो तो भी इतनी है, r की वैल्यू और इंक्रीज करी तो भी वहीं पे, r की वैल्यू और इंक्रीज करी तो भी वहीं पे। ठीक है, तो यहां पे आप लोगे e r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये ग्राफ आ गया e और r में, e की वैल्यू जितनी थी उतनी की उतनी है, और ये ग्राफ आ गया e में और सिग्मा में। ठीक है, ये था आपका सेकंड ना एप्लीकेशन इसका गाउसियन लॉ का। ठीक है, थैंक यू, आप इसे